ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर रहता है तो उस पॉइंट को बाबू हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना बाबू, हाँ कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ऐसा देखिए, सपोज करते हैं बाबू एक लाइन हो गया, लाइन। अब इसी लाइन पर आपका बहुत सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये सब जो बाबू चारों जो पॉइंट जो दिया हुआ है बाबू, ये सिंगल एक लाइन पर है। तो चारों का चारों पॉइंट बाबू या तो 4 से ज़्यादा पॉइंट, 4 से कम पॉइंट अगर एक ही लाइन पर रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बाबू? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक रेखा पर होता है। तो यहाँ पर पॉइंट एक लाइन पर है तो उसको कोलिनियर बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही एक लाइन बना दे और इसी पर हम आपको 2 गो वेक्टर बनाए, एक ए बी वेक्टर बनाए और दूसरा बी सी वेक्टर बनाए। देखिए ए बी वेक्टर और दूसरा बी सी वेक्टर, आपको दिख रहा हो कि ए बी एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन लगा हुआ है, और बी सी भी एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन लगा हुआ है। तो बाबू ए बी भी वेक्टर है, बी सी भी वेक्टर है, डायरेक्शन लगा हुआ है बाबू। तो आपको दिख रहा है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक सिंगल लाइन पर है। एक लाइन ये है, लाइन रेखा, और उसी रेखा पर उसी लाइन पर ये ए बी वेक्टर भी है और बी सी वेक्टर भी है। तो अगर एक ही लाइन पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर अगर लाई करता है बाबू, तो हम वो सब वेक्टर्स को क्या बोलते हैं बाबू? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक रेखा पर। ओके, हाँ देखिए, तो वही लिखे हैं, देखिए यहाँ पर वही आपको लिखा हुआ है, ये है, देखिए वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर, माने एक ही वेक्टर के पैरेलल हो, माने एक ही लाइन पर हो, एंड हैविंग आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इज कॉमन, मतलब या तो इनिशियल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक रेखा पर होना चाहिए और साथ ही साथ इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाना चाहिए? कॉमन। कॉमन का मतलब दोनों मैच कर जाना चाहिए। जैसे हम ए बी वेक्टर बोले तो ए बी में बी आ रहा है, और फिर बी सी बोले तो बी सी में भी बी आ रहा है। तो देखिए ए बी और बी सी, तो बी बी क्या हो गया? देखिए तो कॉमन है, एक लाइन पर भी है, वेक्टर एक लाइन पर भी है, और बी देखिए कॉमन हो गया। इसका फाइनल पॉइंट, इसका फाइनल टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? कॉमन हो गया। कॉमन मतलब मैच कर गया। तो एक रेखा पर रहना चाहिए और इनिशियल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट आपका कॉमन हो जाना चाहिए। कॉमन मतलब मैच कर जाना चाहिए। तो यहाँ ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? कोलिनियर बोलेंगे। या तो फिर ए बी वेक्टर भी कोई बोल सकता है और ए सी वेक्टर भी बोल सकता है। ए बी और ए सी बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें आपका इनिशियल पॉइंट दोनों में क्या है? देखिए ए बी ए से चालू हो रहा है और इसमें ए सी वो भी ए से चालू हो रहा है। तो इनिशियल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाना चाहिए? एक पॉइंट माने कॉमन हो जाना चाहिए और एक लाइन पर रहना चाहिए। तो हम वो सब वेक्टर को क्या बोलेंगे बाबू? कोलिनियर बोलेंगे। ओके, हाँ आप बताइए कि ए बी और बी सी कोलिनियर है, क्या हम इसको पैरेलल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? पिछले दिन पैरेलल बताए थे। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक लाइन पर है, क्या इसको हम पैरेलल बोल सकते हैं? पैरेलल बोल सकते हैं। अगर कोई मेरे पीछे पीछे आवे, सेम जैसे जैसे हम चले वैसे पीछे पीछे आवे, ऐसे साथे साथे से नहीं चले, पीछे पीछे आवे, तो ये पैरेलल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बात सेम में होगा। पैरेलल में एंगल 0 होता है तो उसी पर भी चलेगा, तब पर भी एंगल 0 होगा तो फिर 180 होगा। तो बताइए कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक ही लाइन पर है, एक ही डायरेक्शन में भी है, तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? और जब एंगल 0 डिग्री होता है चाहे 180 डिग्री होता है, तो हम वो सब वेक्टर को पैरेलल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। मतलब कि जो कंडीशन हम पिछले क्लास में पैरेलल का बताए थे वही सेम कंडीशन आपको कोलिनियर के लिए भी अप्लाई होगा। ओके, देखिए तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर अगर कोलिनियर होगा, कोलिनियर के बगल में देखिए क्या लिख दिए हैं? पैरेलल। तो आपका ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी सी, ये पिछले दिन क्या लिखवाए थे? ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी सी, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 छोड़ा करके। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़ करके। ओके, हाँ कोई इनिशियल वेक्टर लास्ट है, कोई नहीं लास्ट नहीं एक और है, कोई इनिशियल वेक्टर। कोई इनिशियल वेक्टर का मतलब को मतलब कॉमन, इनिशियल का मतलब शुरुआती का पॉइंट, माने शुरुआती का पॉइंट सबका क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, माने सब एक ही जगह से चालू होना चाहिए। जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? सारा ट्रेन का जितना भी इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में जाता है सबका कॉमन पॉइंट एक मनुष्य जंक्शन होता है। कोई वहां जंक्शन से खोल के कोई दिल्ली चल गया, जंक्शन से खोल कर कोई बनारस चल गया, कोई उधर दूसरा कलकत्ता चल गया, चल जाता है ना। हाँ, तो जंक्शन मतलब सबका जंक्शन एक जगह होना चाहिए। देखिए ओ ए वेक्टर कहाँ से चालू हुआ? ओ से। ओ बी वेक्टर कहाँ से चालू हुआ? ओ से। ओ सी वेक्टर कहाँ से चालू हुआ? ओ से। इधर ओ डी वेक्टर बोलेंगे, ओ डी वेक्टर भी कहाँ से चालू हुआ? ओ से। तो सबका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो इस तरह का वेक्टर जिसका सारा का इनिशियल पॉइंट सेम रहता है दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट, स्टार्टिंग का पॉइंट कॉमन हो रहा है। ओके, चलिए इक्वल वेक्टर लिखवा दिए थे क्या? इक्वल वेक्टर
नहीं, ठीक है। देखिए वेक्टर में पिछले दिन बताए थे दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका भार होता है और एक दिशा डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर में दो चीज होता है। अगर दोनों का दोनों चीज अगर बराबर हो जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए और डायरेक्शन भी बराबर हो जाए, तो हम वो दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। देखिए लिखे, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी इक्वल। अब ऐसा नहीं कि खाली डायरेक्शन सेम रहे, देखिए इधर रहे और ये लंबा ज्यादा दूर तक रहे, तो देखिए ये लेंथ में कम है और ये लेंथ में ज्यादा है, तो इक्वल हो सकता है नहीं। खाली डायरेक्शन में सेम रहने से काम नहीं होगा, डायरेक्शन में सेम रहने से काम नहीं होगा। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपका नॉट इक्वल, ये आपका इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। लेकिन देखिए एक ऐसे रहे, मैग्नीट्यूड में देखिए दोनों लंबाई में सेम है, लेकिन लंबाई में लग रहा है कि दोनों सेम है, लग रहा है लेंथ में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में डायरेक्शन सेम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, फिर भी ये इक्वल नहीं होगा, ठीक ना, फिर भी ये इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। लेकिन देखिए इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, देखिए ये लग रहा होगा कि लंबाई में भी सेम है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी क्या है, दोनों का सेम है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों अगर सेम रहे तो हम उस वेक्टर को क्या बोलते हैं बाबू, ये हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहीं तक वेक्टर का टाइप। देखिए बाबू इधर हो गया ना, हटा दें। ये एडिशन कंपोजिशन मतलब बाबू दो वेक्टर को आपको जोड़ना है बाबू, दो वेक्टर को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है, ठीक है बाबू। दोनों घुरा फिरा के एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो 1 नंबर हम बताने जा रहे हैं बाबू, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल का क्या नियम है, ठीक है ना। मैंने ट्रायंगल का नियम से कैसे हम लोग दो वेक्टर को जोड़ते हैं। देखिए ये बाबू वेक्टर ओ ए वेक्टर है, हम लिए हैं, इसका नाम है वेक्टर ए, ओ ए वेक्टर। तो ओ से चालू हो रहा है, अरे यार ओ से चालू हो रहा है, तो जहाँ से चालू होता है ना बाबू वो उसका टेल होता है, टेल मतलब पूंछ, पीछे का हिस्सा। और जहाँ पर खत्म होता है ना बाबू उसका हेड होता है, हेड का मतलब ऊपर का सिरा, आगे का सिरा। हेड मतलब क्या होता है, आगे का सिरा। गाय रहती है तो गाय में हेड आगे रहता है, गाय में होता है दूसरा में हेड का मतलब अगला हिस्सा और टेल का मतलब पिछला हिस्सा होता है। ओके, तो ये आपका हेड हो गया यहाँ पर और ये इसका टेल। एक और बीसी वेक्टर लिए हैं, बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर में बी से स्टार्ट हो रहा है, तब बी क्या हो गया, इसका बी क्या हो गया, टेल की हेड, टेल हो गया। और सी क्या हो गया, सी इसका हेड हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बीसी में आपका जो सी हो गया वो हेड हो गया, बी क्या हो गया, टेल हो गया। दो गो आपका वेक्टर दिया हुआ, ओ ए वेक्टर वेक्टर ए है, बीसी वेक्टर वेक्टर बी है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन से दो वेक्टर कैसे जुड़ता है बाबू, कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल को रख दीजिए बिना डायरेक्शन में चेंज किए हुए। माने ऐसे जैसे ऐसे ही वेक्टर है ना बाबू, तो इसी डायरेक्शन में, इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है, ठीक है। यही सेम डायरेक्शन में उठा करके ऐसे उठाइए और खाली पकड़ करके ऐसी, देखिए यही अगला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर को टेल को क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ये वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर को उठा करके और इसका हेड के ऊपर रख देंगे, इसका टेल जो है इसके हेड के ऊपर आ जाएगा। हेड टेल मेथड से वेक्टर को जोड़ा जाता है, हेड टेल मेथड से। देखिए ऐसे है बाबू, नहीं छोड़िए ना, सिलेक्शन से काल करेंगे, ठीक ना। वो अलगे अलगे दे रहा था ना, फिर जोड़ेंगे तो पता चलेगा कैसे जुटा है। और फिर एक ही फिगर दिखेगा, उसका टुकड़ा दिखबे नहीं करेगा, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा टुकड़ा को जोड़ा गया है, ठीक ना। हाँ, इसलिए आपको टुकड़ा भी दिखना जरूरी है। देखिए टुकड़ा भी आपका दिखना जरूरी है। देखिए तो यहाँ से बाबू आपका ओ ए वेक्टर वेक्टर ए है और ये बी सी, तो इसका डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए इसका बी सी वेक्टर को उठा करके सेम डायरेक्शन में इसके हेड, पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल को क्या करेंगे बाबू, पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल को रख देंगे। तो यहाँ पर ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर का यहाँ पर क्या था, ओ ए का क्या था, बोलिए, बोलना पड़ेगा। ए का हेड था और बी का वहाँ पर क्या है, बी का टेल था। तो देखिए हेड टेल मेथड से वेक्टर जुटा, हेड टेल मेथड से। ये हेड टेल माने हेड टेल का मतलब पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल को रख देना है बिना डायरेक्शन में चेंज किए हुए बिना। ओके, हाँ। तो ट्रायंगल में कितना साइड होता है, कै गो भुजा होता है ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में कै गो साइड होता है, 3 गो। चाहे ट्रायंगल कोई रहे, इक्विलैटरल रहे या स्केलन रहे, आइसोसेलेस, कोई किसी भी तरह का ट्रायंगल, उसमें कै गो साइड होता है बाबू, 3 गो। तो ट्रायंगल में 3 गो साइड में से 2 साइड कवर हो गया है, तो जो तीसरा साइड जो होगा ना, तीसरा साइड
इसके दोनों वेक्टर का समेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों वेक्टर का एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो तीसरा साइड कैसे बनेगा, कहाँ से कहाँ तक मिलाने पर तीसरा साइड आवेगा, तीसरा भुजा। ओ से उसको मिलाएंगे तब ना तीसरा भुजा आवेगा, या इसको मिलाएंगे तब ना तीसरा साइड आवेगा। हाँ, कि इसको मिलाने से आवेगा नहीं। तो यहाँ से इसको तीसरा साइड को लाने के लिए बाबू यहाँ से इसको क्या कर दिए, इसको बाबू हम मिला दिए, ऐसा करके मिला दिए। तो ये तीसरा साइड हुआ। तो जो तीसरा साइड हुआ यही दोनों वेक्टर का एडिशन समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मेन वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में बाबू डायरेक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अब तो हम जान रहे हैं कि ओसी आ गया है, ये आपका ओए वेक्टर और प्लस एसी वेक्टर, ये वाला तीसरा साइड आया है। लेकिन इसका डायरेक्शन ओसी लिखेंगे कि सीओ लिखेंगे, देखिए ओसी लिखेंगे कि सीओ लिखेंगे। तो देखिए हेड टेल मेथड से वेक्टर जुड़ता है, हेड टेल मेथड से वेक्टर जुड़ता है, और टेल टेल और हेड मेथड से वेक्टर का डायरेक्शन आता है। टेल टेल और हेड टेल टेल और हेड बोलिए, टेल टेल और हेड को चीज बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओ का क्या था, ओ का टेल था। तो ये तो पहले से एगो ओ के लिए टेल लिखे हैं, ओ के लिए टेल। और ये जो बीसी वेक्टर जो यहाँ रखे थे, तो यहाँ सी का क्या था, देखिए सी का आपको हेड था, सी का हेड था। तो टेल टेल मैंने दो को बोल रहे हैं, टेल टेल डबल टेल टेल। तो यहाँ टेल एगो है, टेल तो एगो टेल है, एगो और हमको टेल लिखना पड़ेगा। और हेड तो एगो हेड लिखे हैं, एक और लिखना पड़ेगा, एक और हेड लिखना पड़ेगा। हेड टेल और हेड मेथड से वेक्टर का जो जोड़ आया है उसका डायरेक्शन मिलता है। तो ई वाला टेल तो ओए के लिए था, और ई वाला जो शुरू वाला हेड था वो एसी के लिए था, एसी के लिए। तो एक और जो टेल आया होगा उसका जो जोड़ करके आया ना उसके लिए आया होगा। तो मैंने जोड़ करके जो ओसी वेक्टर आया, मैंने ये वाला जो तीसरा साइड आया, तीसरा वेक्टर का यहाँ पर टेल है, और एक और जो जोड़ करके जो आया थर्ड वेक्टर, जोड़ करके जो थर्ड वेक्टर आया उस थर्ड वेक्टर का वहां पर हेड है, थर्ड वेक्टर का हेड है। तो बताइए ओए प्लस एसी, ओसी वेक्टर लिखे कि सीओ लिखे, ओसी लिखेंगे, ओसी लिखेंगे तब ना ओ की जगह पर टेल का काम करेगा। ओ आगे बोल रहे हैं और सी पीछे बोलना पड़ेगा, तब ना सी आगे बोल रहे हैं मतलब हेड हो गया, और ओ पहले बोल रहे हैं मतलब टेल हो गया। क्या, तो ये आपका ओए प्लस एसी वेक्टर बराबर क्या हो गया बाबू, ओसी वेक्टर आ गया। मतलब ये वाला जो ओसी वेक्टर आया यही आपका वेक्टर ही ए था, और ये वेक्टर क्या था बाबू, बी। तो ये वाला जो वेक्टर आया ये बाबू ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया। तो हेड टेल मेथड से दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, हेड टेल मेथड से दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, और टेल टेल और हेड मेथड से जो जोड़ करके जो नया वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन मिलता है। टेल और हेड देखिए टेल तो ई वाला टेल तो ओए के लिए है, तो एक और जो टेल है वो किसके लिए है, एक और टेल जो है वो इसका जोड़ करके जो आया ना, जोड़ करके आया उसके लिए वो टेल है यहाँ पर, मैंने यहाँ पिछल का है। हाँ देखिए, और आगे ज्यादा आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, देखिए जहां से मेरा गाड़ी स्टार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, और जहां पर हम गाड़ी रोक देते हैं वो मेरा फाइनल पॉइंट होता है। तो जानते हैं हम जैसे मान लेते गया से दिल्ली जाए, तो गया से हम गाड़ी को अपना चालू किए, ठीक है, तो गया मेरे लिए क्या हो गया, इनिशियल, और दिल्ली में जाके गाड़ी रोक दिए तो वो मेरा क्या हो गया, फाइनल। ये तो सारे बच्चा आदमी को जानता होगा कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल होता है, जहां पर हम रुक जाते हैं वो फाइनल होता है। तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं, देखिए ओ से ए गया, ओ से ए गया, एरो का मतलब समझ रहे नहीं वाला, एरो का मतलब कि ओ से ए गया, फिर ए से सी गया, ओ से ए आया, फिर ए से सी आया, यही दोनों जुट रहा था। तो ओ से गाड़ी मेरा चालू हो रहा था, और सी पर मेरा गाड़ी बंद हो गया, रुक गया, सी पर गाड़ी रुक गया। हाँ, तो ओ इज द इनिशियल और सी इज द फाइनल। तो इसका हम लोग इसको जोड़ करके एरो इधर से मारे कि एरो ऐसे मारे, एरो ऐसे मारेंगे तब ना होगा, ये इनिशियल का काम करेगा, फाइनल का काम करेगा। हाँ, तो आप ये ट्रायंगल फरेंगल छोड़ दीजिए, जहां से गाड़ी आप चालू कर रहे हैं वो इनिशियल हो गया, और जहां पर गाड़ी आप रोक दे रहे हैं वो फाइनल हो गया। बस बोलिए सर नहीं समझ में आ रहा है सर, देखिए समझ में आवेगा, देखिए ना तुरंत समझ में आवेगा। ये कोई ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, आपको ऐसे बोले 1 नंबर में ये ए बी वेक्टर तुरंत बोल दीजिएगा, खटखटा के बोलिएगा, ठीक है। ए बी वेक्टर और बी सी लगातार ये होना चाहिए, ठीक है ना, माने इसका हेड पर
अगला का टेल होना चाहिए, तभी जुटेगा ट्रायंगल से, ऐसे नहीं जुटेगा। मैं लगातार यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे होना चाहिए, लगातार ऐसे, यहाँ हेड हो गया और ऐसे है तो यहाँ पर इसका टेल हो गया। हेड टेल मेथड से ही जोड़ा जा सकता है, ऐसे नहीं रहेगा तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन उसमें नहीं अप्लाई होगा। हाँ देखिए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन नहीं अप्लाई होगा। तो देखिए ए बी प्लस बी सी, तो बी पर खत्म हुआ, फिर बी से चालू होकर सी पर गया, तो ओ से बी, ए से बी आया और बी से सी गया। ए इज द इनिशियल और सी इज द फाइनल। तो इसका वैल्यू क्या लिखे जोड़ करके, इसको लिखेंगे एसी वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। ठीक है सर। हाँ दूसरा नंबर आपको कोई ऐसे लिख दे कि ये जी बी सी प्लस सी ए, तुम बताओ ना जी, उसी में बताओ। ठीक है। हाँ बी ए बी सी प्लस सी ए, बी से सी पर आया, सी से ए गया, बी इज द इनिशियल और ए इज द फाइनल। तो बी ए लिखे कि ए बी लिखे, बी ए। देखिए बी सी, देखिए ना बाबू, बी सी प्लस सी ए, बी से गाड़ी चालू हो रहा है, ए पर गाड़ी बंद हो रहा है, तो बी इज द इनिशियल और ए इज द फाइनल। तो बी ए की ए बी नहीं, देखिए बी सी, देखिए ना बी सी ये वाला बी सी बी से सी आया और प्लस सी ए, तो सी ए, तो बी से गाड़ी चालू किए थे, बी से सी गए और सी से फिर ए गए, तो बी मेरा शुरुआती का पॉइंट है, अब ये मेरा गाड़ी जहाँ रुक रहा है वो वाला पॉइंट है। तो बी ए होगा कि ए बी होगा, बी ए होगा, वही बोल रहे हैं। बी सी प्लस सी ए क्या होगा बाबू, बी ए वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। और एक और इस तरह से इसमें लिख सकते हैं, जैसे आपको ऐसे कोई कहे कि ये बाबू सी ए प्लस ए बी बताओ, सी ए प्लस ए बी बोलिए, सी ए प्लस ए बी, सी बी ना, समझ में आ रहा बाबू आप लोग को। हाँ ये देखिए सी से ए गया, फिर ए से बी गया, सी इज इनिशियल और बी पर गाड़ी रुक जा, बी फाइनल हो गया, तो सी बी होगा, सी बी। हाँ तो ये आपको सी बी होगा। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता है। माने मान लेते यहाँ से हम यहाँ पर गए और फिर यहाँ से वहाँ गए, ठीक है, तो वहाँ वो मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, वो वाला मेरा फाइनल। तो डायरेक्ट वो वेक्टर होगा, तो ये इनिशियल का काम करेगा, वो फाइनल का काम करेगा। जहाँ से गाड़ी शुरुआत हो रहा है वो इनिशियल है, जहाँ पर गाड़ी बंद हो जा रहा है वो फाइनल है। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हेड टेल मेथड से वेक्टर को जोड़ा जाता है, और टेल और हेड मेथड से वेक्टर का डायरेक्शन मिलता है। और उतना नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए कि गाड़ी जहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर गाड़ी मेरा रुक रहा है, जहाँ पर गाड़ी रुक रहा है वो फाइनल हो गया, जहाँ से गाड़ी चालू की थी वो इनिशियल हो गया। अप्लाई कर लीजिएगा ना ट्रायंगल ऑफ एडिशन। चलिए, कोई फर्क नहीं पता चलेगा, ए प्लस वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर ए होता है। ठीक है। हाँ और चौथा नंबर, वेक्टर ए में माइनस ए वेक्टर को जोड़िएगा तो आपको बहुत जीरो वेक्टर नल वेक्टर आ जाएगा। और 5 नंबर, ये K1 और K2 को स्केलर है, तो K1 और K2 को जोड़ करके वेक्टर में ए से गुना कीजिए, न तो K1 में ए से गुना करके और फिर K2 में ए से गुना करके, मैंने स्केलर को अलग अलग गुना करके जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है। और बाहर से अगर K कोई स्केलर है a प्लस बी, तो यहाँ से बाबू आपको ये के ए प्लस के बी होगा। ये एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है बाबू। वाई प्लेन भी लिख सकते हैं। इन एक्स वाई प्लेन में बाबू पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, आप पॉइंट पी को ऑरिजिन से मिला दीजिए, पॉइंट पी को ऑरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। तो पॉइंट पी को ऑरिजिन से ज्वाइन कीजिएगा सर, पॉइंट पी को ऑरिजिन से ज्वाइन कीजिएगा बाबू, तो ये वाला ना आ जाएगा बाबू। हाँ पॉइंट पी को ऑरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। तो पॉइंट पी को ऑरिजिन से ज्वाइन करने के बाद, पॉइंट पी को ऑरिजिन से ज्वाइन करने के बाद, पॉइंट पी को ऑरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो ओपी वेक्टर आवेगा, ओपी वेक्टर, पीओ नहीं, ओ आगे बोलना है और पी बाद में बोलना है। ऐसे भी आप कैसे माइंड में रखिएगा कि जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का निर्माण किए थे तो सबसे पहले आगे से कौन था, ऑरिजिन, और पॉइंट पी तो बाद में टपका था। आगे फ्रेम तैयार हुआ तब ना पॉइंट पी आया। हाँ कि बिना फ्रेम तैयार खोले पी पॉइंट आ गया, नहीं, तो आगे ऑरिजिन था और पी पॉइंट बाद में आया था, एक्स कॉमा वाई, इसलिए ऑरिजिन को आगे बोलना है, पॉइंट पी को पीछे बोलना है। तो ओपी बोलना है, ओपी, पीओ नहीं। वेक्टर में ओपी और पीओ में अंतर होता है ना, हैं? हाँ पीओ और ओपी में अंतर होता है कि नहीं होता है। तो ओपी वेक्टर वो आगे और पी पीछे। हाँ तो ओपी वेक्टर को कहा जाता है, ओपी वेक्टर इज कॉल्ड
पोजीशन वेक्टर, अरे सॉरी, ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर को बाबू कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको शॉर्ट में पी डॉट भी लिखा रहेगा। पी मतलब पोजीशन और भी मतलब वेक्टर। ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। मतलब ओपी वेक्टर को बाबू पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। अगर पी कोई प्लेन में बाबू पॉइंट दिया हुआ है तो ओपी वेक्टर को हम लोग पॉइंट पी का क्या बोलते हैं बाबू? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर को बोलते हैं। ओके, हाँ, तो डिफिनेशन नहीं आता है कि ओपी वेक्टर किसको बोलते हैं, चाहे पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। डिफाइंड पोजीशन वेक्टर तो लिखिएगा लेट पी इज एनी पॉइंट इन एक्स वाई इन प्लेन देन ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। 2 नंबर ऐसे करके मिलेगा। आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आता है, ठीक है, मतलब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता है तो ओपी वेक्टर निकालिए। अगर ओपी वेक्टर निकल जाएगा इसका मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ओपी वेक्टर आ जाएगा इसका मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। ओपी वेक्टर को ही पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ओपी वेक्टर को पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकलता है, देखिए यहाँ से बाबू हम लोग पॉइंट पी से बाबू एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिरा दिए, लंब जिसको बोलते हैं एम। तो फ्रॉम फिगर से ऐसा लिखते हैं ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पर बाबू पीएम लंब डाल दिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डाल दिए बाबू, परपेंडिकुलर डाल दिए तो दियर फॉर ओएम का जो लेंथ होगा ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ना है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो ओएम का लेंथ कितना है? एक्स ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हैं कि समझाना पड़ेगा? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। हाँ, तो एंड एमपी का लंबाई कितना है? एमपी का लेंथ वाई। तो दियर फॉर ओएम वेक्टर बोलिएगा। ओएम वेक्टर कितना होगा? ये ओएम वेक्टर बताइए तो कोई बच्चा, ये ओएम वेक्टर कितना होगा? ये वाला ओएम वेक्टर हैं एक्स। देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी डाटोटिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताइए नहीं किए हैं, वैसे हमको चेक कर रहे थे कि फिजिक्स में कितना जानते हैं। देखिए फिजिक्स में पढ़े थे ना, वही चेक कर रहे थे। देखिए ओएम का लेंथ है एक्स, मैग्नीट्यूड एक्स है ओएम का लेंथ, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर इसमें डायरेक्शन आ जाए तो इट बिकम्स वेक्टर। तो ओएम जो है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। जिन्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उधर ही ओएम वेक्टर है। और हम पिछले क्लास जो शुरुआत किए थे उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में बताए थे यस या नो? यस। आई कैप के बारे में क्या बताए थे बाबू? क्या था आई कैप? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन देने का ठेका लिया है, जिम्मेदारी उठा लिया है। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बताए थे? हाँ, तो यहाँ पर आगे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। लेकिन ओएम जो है वो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन देने का ठेका उठा लिया। कौन ठेका उठा लिया है? आई कैप। ठेका उठाना मैंने समझते हो ना, जिम्मेदारी लेना कि भैया इतना में आपका काम हो जाएगा, समझे? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। जैसे आपको कोई शादी ब्याह है, ठीक है, तो कोई आपको ठेका ले लेता है, ठीक है भैया डेकोरेशन खाना 2 लाख दे दीजिए, आप चिंता फ्री रहिए, ठीक है। ठेका ले लिया, वो घटेगा चाहे बढ़ेगा अपना समझेगा, वो घाट करेगा तो हमसे नहीं मांग सकता है। नहीं, ठेका का मतलब वही हुआ। हाँ, जिम्मेदारी ले लेता है। तो आई कैप जिम्मेदारी ले ले है। क्या जिम्मेदारी लिए हुए आई कैप? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन देने का जिम्मेदारी लिया हुआ है। हाँ, यूनिट वेक्टर का कोई काम नहीं होता, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है। ओके, लेकिन ये वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है, तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग कौन डायरेक्शन देगा? आई कैप। हाँ, तो फिजिक्स में उतना पढ़े होंगे तो आपको बोली निकालना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम फिजिक्स के भरोसे आपका वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओएम वेक्टर क्या हो गया? एक्स आई कैप। कहने से आई कैप टपक गया, समझ में आया? हाँ, और एक और बोलिएगा एमपी वेक्टर बोलिए, ये वाला तो बोलना पड़ेगा आपको। एमपी वेक्टर, एमपी का लंबाई है वाई, तो वाई जे कैप। कहने से जे कैप आता है, समझ में आता है? हाँ,
तो ओ एम वेक्टर निकल गया, एम पी निकल गया, लेकिन हमको एम पी और ओ ए नहीं निकालना है, हमको पोजीशन वेक्टर पी का निकालना है, ओ पी वेक्टर निकालना है, ओ पी वेक्टर। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए ऐसा लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम पी से ऐसा लिखेंगे ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर बराबर, बताइए अभी पढ़ा रहे थे, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, गाड़ी ओ से एम गया फिर एम से पी गया तो क्या लिखाएगा, ओ पी वेक्टर। ये कौन सा नियम से लिखा रहा है भैया, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अभी हम तुरंत बता रहे थे, हाँ बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन नहीं लिखिएगा तो कोई चलेगा, खाली ट्रायंगल लॉ लिख दीजिएगा, बाई ट्रायंगल लॉ। ओके चलिए, तो यहाँ से ओ एम वेक्टर कितना निकला है बाबू, एक्स आई कैपी का निकाल ले हैं, हाँ एम पी कितना निकाले हैं जी, वाई जे कैप, यही आपको ओ पी वेक्टर आगे, बोलिए ओ पी वेक्टर लाके कोशिश कीजिएगा यार, ओ पी वेक्टर ही तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर था, ओ पी जो वेक्टर है ये आपका पोजीशन वेक्टर है ऑफ, कौन सा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सर, पॉइंट पी का, मतलब पी का अगर कोऑर्डिनेट आपको अगर दिया हुआ है एक्स वाई, तो एक्स में आई कैप लगा दीजिए और वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप लगा के जोड़ दीजिएगा, तो उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ओपी वेक्टर आ जाएगा, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर ही आने का मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, समझ में आ रहा है कैसे आया, प्रूफ के साथ है। चलिए और देयरफॉर अब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, ये सब बेसिक में लिखवा दिए थे पिछले दिन कि कौची मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ क्या होता है, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, हाँ ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, तो ओपी वेक्टर का लंबाई, ये ओपी का लंबाई, ये ओपी वेक्टर को लंबाई निकालिए, तो लंबाई निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, हाँ, और वो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है 0 0, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता है एक्स वाई, तो दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता रहता है तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो डिस्टेंस फार्मूला से बोलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नॉट वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला 10th में भी था, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर का रूट, तो ये आपको आ जाएगा रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपको ओपी का मैग्नीट्यूड आ गया। मतलब अगर कोई वेक्टर आपको आई और जे में पता है, आई कैप और जे कैप में पता है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लेंथ निकालना है, उस वेक्टर का लंबाई निकालना है, तो आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, तो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए जड़ी बूटी बता रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं बता रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम बताने का जड़ी बूटी है, समझ रहे हैं जी, हाँ। तो आप कोई वेक्टर पता रहेगा तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, रुक जाइएगा, ये तो सर आपको 2D में बताए कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई पता है, तो उसका हम पोजीशन वेक्टर एक्स में आई कैप वाई में जे कैप लगा देते हैं। ओके, हम इसी चीज़ को 3D के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 3D के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर 3D के लिए, फॉर 3D स्पेस के लिए, 3D स्पेस, तो स्पेस तो अभी 3D पढ़ाई हुआ नहीं, वेक्टर के बाद 3D पढ़ाई होता है, एक बैच में भी 3D पढ़ाई हो रहा है, लेकिन उतना आप जानते हैं, ठीक ना। 3D में बाबू एक्स वाई और कौन सा एक्सिस आता है बाबू, जेड एक्सिस आता है, और यहाँ पर आपको स्पेस में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों लिया जाता है। ये आपको एक्स वाई ऐसे देखिए खाली प्लेन में रहता है तो ई वाला होता है एक्स और वाई, लेकिन अगर ऊपर उठ गया तो एक और एक्सिस का जरूरत है, उसके लॉन्ग मेजरमेंट का आवश्यकता है, ठीक है ना, हाँ। तो एक्स वाई जेड स्पेस में कोई पॉइंट है, स्पेस में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, एक्स वाई जेड स्पेस में। ओके, ये प्लेन में था, प्लेन का समतल लिखे थे, प्लेन इधर लिखे थे कहीं पर, प्लेन मतलब समतल होता है जमीन, ठीक है, हाँ, ये स्पेस का मतलब स्पेस समझते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लेट पी, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज एनी पॉइंट, इतना इज एनी पॉइंट इन कहाँ है, स्पेस में, हवा में ना है, स्पेस में, हाँ, तो स्पेस में रहे चाहे तो प्लेन में रहे, ये पोजीशन वेक्टर का डिफिनीशन सेम है, पॉइंट पी का अगर कोऑर्डिनेट है तो यहाँ भी ओपी वेक्टर को पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, खाली प्लेन के लिए नहीं था, प्लेन और स्पेस दोनों के लिए था, तो इसका मतलब देयरफॉर ओपी वेक्टर को क्या कहा जाएगा, ओपी वेक्टर इज कॉल्ड, वो तो सब लिख ही दिए हैं, ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पी डॉट वी, पोजीशन वेक्टर ऑफ किस पॉइंट का, ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना, हाँ, पॉइंट पी का ओपी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और एंड ओपी वेक्टर निकालना है तो इसी लॉजिक को आगे इस्तेमाल कर देते हैं, एक्स में आई कैप लगता है, वाई में जे कैप लगता है, जेड में जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर देने का ठेका उठा लिया के कैप, पिछले लिखवाए थे, के कैप का नाम लिए थे, हाँ, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, तो एक्स आई कैप
वाई जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, जेड के कैप। ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा स्पेस के लिए। इसी लॉजिक को इस्तेमाल किया गया है 3 डायमेंशन के लिए। ओके सर, ठीक है बाबू। हाँ रुक जाइए। और ओपी वेक्टर अगर पता रहेगा तो इसका ओपी का लेंथ कितना होगा सर, ओपी का लेंथ कितना होगा, वही वाला लॉजिक से डिस्टेंस फार्मूला 3D में अप्लाई होता है। हाँ तो एंड ओपी वेक्टर का लेंथ जरा गुनगुनाइएगा आप लोग, लेंथ गुनगुनाइएगा, रूट अंडर इसी का आगे इस्तेमाल कीजिए, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, ये ओपी का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर पता रहेगा तो हम ये फार्मूला के माध्यम से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड को ही लेंथ बोला जाता है, मैग्नीट्यूड को लेंथ बोला जाता है। कहने लिखिए, देखिए मैग्नीट्यूड को लेंथ बोला जाता है, एक एक चीज लिखते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वेक्टर ओ ए वेक्टर ये रहा होगा क्या, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ही तुरंत बता रहे थे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, मतलब ओ ए वेक्टर ए रहा होगा, ओ ए की ए ओ ए, मतलब इसका मतलब ओ ए वेक्टर आपका ए रहा होगा। ओके ठीक है जी। यार अभी नहीं बताए, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओपी वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ही तो लिखवावे किए, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर ओपी वेक्टर होता है, माने पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओपी वेक्टर होता है। तो यहाँ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कितना पता है, वेक्टर ए, इसका मतलब ओ ए वेक्टर ए होगा। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर होता है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर का मतलब बताए कि नहीं बताए, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर का मतलब कौन वेक्टर होता है, ओपी वेक्टर। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओपी वेक्टर। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए पता है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए पता है, मतलब ओ ए वेक्टर ए रहा होगा। अब पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कितना पता है, पढ़ने वाला लड़का उतना समझ जाता है बाबू। कोई यहाँ पर ठेला चलाने वाला बैठल है कि रिक्शा चलाने वाला बैठल है, टोटो चलाने वाला कोई नहीं बैठल है। आप जैसे डॉक्टर जो कंप्यूटर जो दवाई लिखता है तो उसका देखें कैसे लिखता है वो, तो हम लोग को दूसरा आदमी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो कंप्यूटराइज कर रहा है, ठीक है ना, उस सिस्टम से जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, फटाक से देखा कि कोई पैरासीटामोल है, ऐसे पैरासीटामोल पढ़ लिया, वो दूसरा के लिए नहीं लिखता है। हम यहाँ पर ठेला के लिए नहीं लिख रहे हैं, टोटो चलाने वाला के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं अपना बच्चा के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा उस टर्म से रिलेटेड कोचिंग देखिए, पी डॉट भी लिखल है, ये है पी डॉट भी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर बी का कितना देल है, वेक्टर बी, तो पी का पोजीशन वेक्टर का मतलब किसके रिस्पेक्ट में वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो यहाँ पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी पता है, मतलब ओ बी वेक्टर कितना पता है, ओ बी वेक्टर बी पता है। तो हमको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर पता है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर पता है, और हमको निकालना है ए बी वेक्टर। हमको क्या निकालना है बाबू, हमको निकालना है ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर माने ए का पोजीशन वेक्टर पता है और बी का पोजीशन वेक्टर पता है, तो हमको वो वेक्टर निकालना है। ठीक है, दोनों इंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है। देखिए जैसे ए बी तो बी का भी पता है और ए का भी पता है, तो ए किनारा हुआ और बी भी क्या हुआ, किनारा हुआ। तो किनारा वाला पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर पता है, लेकिन हमको वो वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा। ओके हाँ, तो फ्रॉम फिगर से, मैथ में ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, फ्रॉम फिगर से। अब देखिए फिगर बोल दिए तो इसको फिग पढ़ लेगा कोई 11-12 का बच्चा कि फ्रॉम फिग कौन सी बोलता है, फिग क्या सर, मैथ का बुक में भी ऐसा ही लिखा रहता है। मैथ का बुक भी देखिएगा तो पी डॉट भी लिखा रहेगा, वही लैंग्वेज हम भी फॉलो करते हैं, और हम अपना समझते हैं कि हम अपना बच्चा के लिए लिख रहे हैं। और जो भी इसको कॉपी भी देखेगा तो मैथ का जानकार आदमी देखेगा। आपका घर पर कोई रिक्शा चलाने वाला तो नहीं कॉपी चेक करेगा, मैथ का क्या पढ़ा लो तो चेक करते हैं, उसको रिक्शा चला पता क्या चलेगा। हम मैथ पढ़ाते हैं जो फिजिक्स हमको नहीं पता चलता है, केमिस्ट्री नहीं पता चलता है। देखिए तो उर्दू लिखल है, देखिए ओ ए वेक्टर
तो नहीं पढ़ पा रहा है तो बच्चा का गलती है। अगर कोई डॉक्टर का हैंडराइटिंग नहीं कंप्यूटर पढ़ पा रहा है तो डॉक्टर का गलती नहीं है, वो कंप्यूटर का गलती है जो हाँ कंप्यूटराइज कर रहा है। तो नहीं जुड़े हुआ है तो तुम्हारा न गलती है बाबू। जैसे हम तो एग्जाम्पल ने दिए, जैसे जो कंप्यूटर डॉक्टर का पुर्जा नहीं पढ़ रहा है तो डॉक्टर का गलती नहीं है, वो कंप्यूटर का गलती, उसका भाषा नहीं पकड़ रहा है। यार चुप रहो, ठीक ना। इधर देखो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ओ ए से ओ से ए गया और ए से बी गया, ठीक है। तो ओ से ए गया, ए से बी गया, तो क्या होगा इसका वैल्यू? ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ओ से ए गया, ए से बी गया, ओ भी होगा ना। हाँ, तो यहाँ से आपको हमको होगा बाबू ओ बी वेक्टर होगा। ये कैसे लिखे समझ में आया? चलिए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से लिखाया है ये। तो ये बाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, बाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन से लिखाया है। ओ से गाड़ी ए पर गया और ए से गाड़ी बी पर गया। ओ इज द इनिशियल और बी इज द फाइनल, ओ बी वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ से ओ ए पता है, ओ ए का मतलब पोजीशन वेक्टर ए का और ओ बी का मतलब पोजीशन वेक्टर बी का, ये और ये पता है। हमको हरा वाला निकालना है। ग्रीन वाला ए बी वेक्टर क्या होगा, वाट क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे दिए। तो यहाँ से ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ये ओ बी वेक्टर आई प्लस ओ ए है, उधर चल जाएगा तो माइनस ओ ए हो जाएगा। तो ओ बी वेक्टर कितना पता है बताइए, वेक्टर बी, और ओ ए वेक्टर कितना पता है, वेक्टर ए। तो ये ए बी वेक्टर आपको आ गया बाबू बी माइनस ए। आप बताइए, ए बी बोल रहे थे तो ए इनिशियल था और बी फाइनल था। ए बी, ए से चालू किए और बी पर खत्म कर दिए। ए इज द इनिशियल और बी इज द फाइनल। तो बताइए यहाँ पर ए बी, तो ये पोजीशन वेक्टर बी का था और ये पोजीशन वेक्टर ए का था। तो हम इसी बात को लिख सकते हैं पी डॉट वी। पी डॉट वी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। मतलब ए बी में बी फाइनल हो गया और ये क्या हो गया, इनिशियल। तो बी ए बी में बी फाइनल हो गया और ये क्या हो गया, इनिशियल। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल कर देंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा। मतलब कहीं भी अगर दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको अगर पता है, सपोज करते हैं कि आपको इसका पोजीशन वेक्टर पता है और इसका पोजीशन वेक्टर पता है और हमको ये वेक्टर निकालना है, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो ये वाला वेक्टर ए बी आ जाएगा। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए इसका एक क्वेश्चन बताते हैं, अभी ना लिखिएगा, क्वेश्चन अभी बताने रहे थे। ऐसा है, देखिए ऐसा बाबू, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी और ये डी आर वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये है बाबू आपका 2a प्लस 3b और साथ ही साथ है बाबू एंड ये वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट ये आपका db वेक्टर बराबर 3b माइनस a लाना है और साथ ही साथ ac वेक्टर बराबर लाना है बाबू a प्लस 3b। ऐसा है, देखिए ये एकदम बेसिक 1 नंबर 2 नंबर का प्रॉब्लम है, बेसिक फंडामेंटल थ्योरी के बाद। पोजीशन वेक्टर पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 गो पॉइंट दिल है, 4 गो पॉइंट है और चारों का पोजीशन वेक्टर कितना कितना दिल है, वेक्टर ए कॉमा है, वेक्टर बी कॉमा 2a प्लस 3b और एंड a माइनस 2b रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रम अनुसार होता है, क्रमानुसार, माने जैसे जैसे क्रम ऊपर है उसी तरह का क्रम नीचे भी है। तो आगे वेक्टर ए किसका पोजीशन वेक्टर दिल है, ए का, फिर वेक्टर बी किसका दिल है, बी का, और फिर 2a प्लस 3b किसका दिल है, सी का, और लास्ट में पॉइंट डी लिखल है, लास्ट में यहाँ पोजीशन वेक्टर ए माइनस 2b लिखल है। तो पोजीशन वेक्टर डी का कितना दिल है, ए माइनस 2b। ये चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और हमको वो वेक्टर db निकालना है, प्रूफ करना है। db वेक्टर इतना होगा और ac वेक्टर इतना होगा। ओके, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है ये। देखिए
तो यहाँ से आपको डी बी वेक्टर निकालना है। तो डी बी, डी आगे लिखल है और बी बाद में लिखा हुआ है, तो डी जो आगे लिखा हुआ है वो इनिशियल पॉइंट हो गया और जो बी बाद में लिखा हुआ है वो फाइनल पॉइंट हो गया। तो डी बी में तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ। देखिए आपको नहीं समझ में आता है तो डी बी बना लीजिए, तब पता चल जाएगा। देखिए डी बी, तो डी से शुरू हो रहा है और बी पर खत्म हो रहा है, तो बी फाइनल हुआ कि डी फाइनल हुआ? बी फाइनल हुआ ना। हाँ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखेंगे फाइनल, यहाँ ये जो बताए पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस, बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इनिशियल, डी इनिशियल है अभी फाइनल है। ये कैसे लिख रहे समझ में आ रहा है? ये वाला कंसेप्ट से अगर कोई भी आपका दो इंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहता है, अगर वो वेक्टर आपको निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल प्रूफ करके साथ आया है ये, ठीक है। देखिए तो यहाँ से डी बी का पोजीशन वेक्टर कितना है? बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी पता है ना बाबू, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना है? ई वाला ना। हाँ, तो ई वाला तो होल के पहले माइनस लगल है, होल के पहले माइनस लगल है तो माइनस वेक्टर है और माइनस अंदर चल जाएगा तो इसको प्लस 2b हो जाएगा। तकलीफ है क्या? नहीं। तो यहाँ से 2b वेक्टर और वेक्टर बी कितना हो गया? 3b वेक्टर और माइनस वेक्टर ए। यही लाना था, दूसरा चीज लाना है, यही लाना है। देखिए प्रूफ हो गया। ऐसी एक नंबर का प्रॉब्लम है। और एक और कौन निकालना है बाबू? एक और निकालना है ए सी। तो ए सी ए इनिशियल है और सी फाइनल, तो क्या लिखे बोलिए? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कोई दिक्कत है क्या? सी का पोजीशन वेक्टर बोलिए ऊपर से देख करके। सी ए का ही वाला नहीं है बाबू, सी का, तो सी का है बाबू 2a प्लस 3b और माइनस ए का कितना है? ए का ए ही न है, ये वाला। तो यहाँ 2a में से ए चला गया तो ए और प्लस 3b यही लाना था। देखिए तो ये कौन सा वेक्टर आ गया? एसी वेक्टर, और ये वाला आ गया आपको डीबी वेक्टर। तो दो इंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा, इंड पॉइंट माने किनारा का, तो हम वो वेक्टर निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, ये वाला कंसेप्ट से, ठीक है। चलिए लिखिए, ज्योमेट्री का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला आगे रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री 11th में पढ़ना है बाबू, ठीक है। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर आपको किसी पॉइंट का वहाँ कोऑर्डिनेट दे रहता है x1, y1, और यहाँ पर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे रहता है x2, y2, और कोई जो पॉइंट जो p है ना बाबू, इसको इंटरनली चाहे एक्सटर्नली बांटता है। एक्सटर्नली का मतलब क्या हो कि इसको डॉट 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 इमेजिनरी लाइन से आगे बढ़ाइएगा तब ये पॉइंट p बांटेगा, ओके। ऐसा आप जानते होंगे पहले से। तो जो पॉइंट p है ए बी को इंटरनली बांट रहा है। कितना अनुपात में बांट रहा है बाबू? m/n। m/n का मतलब डिस्टेंस का बट्टा होता है, AP बटा PB, m/n, m अनुपात n में इंटरनली बांट रहा है आंतरिक रूप से। तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोई बता सकता है कैसे निकलता है? इधर वाला रेशियो में इसका x कोऑर्डिनेट से गुना करते हैं, mx2 इधर वाला में इधर से गुना करते हैं, nx1 बटा m प्लस n, याद आ रहा है। और फिर m में y का कोऑर्डिनेट से गुना होगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ऐसा बताया गया है। एक्सटर्नल में सेम फॉर्मूला लगता है, खाली बीच में माइनस लग जाता है, याद होगा। चलिए देखिए 2D और वेक्टर में क्या फर्क है ना सर, कि यहाँ पर 2D में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में था उसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1 y1, और यहाँ जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट नहीं दिल रहेगा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर पता रहेगा। ओ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर का भी नाम ले रहे थे, हाँ ले रहे थे। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए पता है, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए पता है, इसका मतलब कौन वाला वेक्टर ए रहा होगा? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर ओ ए ना बाबू। अभी हम बताए कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओपी वेक्टर होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर होता है। तो पॉइंट पी का ओ ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर को आगे डिफिनेशन दे दी तभी सब थोड़ी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। हाँ देखिए, अब पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर पता रहेगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर पता है वो वेक्टर बी। तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी का मतलब बताइए। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी का मतलब कौन वाला वेक्टर? ओ बी। ओ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, सीधा बात है। ओ बी वेक्टर बी पता है और ओ ए वेक्टर ए पता है, ओके। हाँ देखिए लिखे हैं पोजीशन वेक्टर पी डॉट भी ऑफ पॉइंट ए इज कितना पता है? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर पता है, इसका मतलब
इसका मतलब वो वेक्टर है क्या। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पता है वेक्टर बी, इसका मतलब ओ बी वेक्टर वेक्टर बी पता है। और जो सी पॉइंट है, सी कोई पॉइंट है, सी कोई पॉइंट है ब्लू वाला जो कि ए बी को इंटरनली बांट रहा है। कितना रेशियो में बांट रहा है बाबू, एम रेशियो एन में इंटरनली बांट रहा है आंतरिक रूप से। तो आगे देखिए यहाँ रेशियो एम लिखल है और फिर बाद में क्या लिखल है एन, और यहाँ लिखल आगे ए लिखल है और बाद में क्या लिखल है बी, एम बी लिखा हुआ है। माने ए दने रेशियो एम लेना है और बी दने रेशियो एन लेना है। ये सब गड़बड़ी नहीं है, नहीं। और अगर यहाँ बी ए लिख देता, बी ए लिखते तो बी दने एम लिखना पड़ता है और ए दने एन लिखना पड़ता है। ओके, तो ये जो सी जो पॉइंट है इस ए बी को एम रेशियो एन में इंटरनली बांट रहा है, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। यहाँ लिखे सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन एम रेशियो एन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो सी का पोजीशन वेक्टर का मतलब कौन सा वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओसी वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओसी वेक्टर निकालना है। हाँ देखिए लिखेंगे देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज गिवन बाई मतलब ओसी वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओसी वेक्टर। तो लॉजिक सेम है, इधर वाला रेशियो में इसका एक्स कोऑर्डिनेट से गुना करते थे वहां पर 2D में, और यहाँ जानते कोऑर्डिनेट नहीं दिल है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट के जगह पर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो लॉजिक सेम लगेगा, इधर वाला रेशियो में अपोजिट वाला का पोजीशन वेक्टर से गुना होगा, इधर वाला रेशियो में पोजीशन अपोजिट वाला से। तो यहाँ से लिखेंगे एम इंटू वेक्टर बी और प्लस इधर वाला रेशियो में इसका अपोजिट वाला से गुना होगा, तो एन इंटू वेक्टर ए बटा दोनों रेशियो को जोड़ा जाएगा। ये ऐसा कर दीजिएगा तो ओसी वेक्टर आ जाएगा, और ओसी वेक्टर आने का मतलब पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। जो पॉइंट बांट रहा था, जो पॉइंट बांट रहा था उसका क्या आ जाएगा बाबू, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। रुक जाइए, ये इंटरनल के केस में हुआ। सेक्शन फार्मूला दो केस में अप्लाई होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन, दूसरा बाबू एक्सटर्नल डिवीजन। ऐसा होता है बाबू, देखिए यहाँ पर ए का पोजीशन वेक्टर बाबू वेक्टर ए पता है, और ये बी का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर खाली पॉइंट का वहाँ कोऑर्डिनेट रहता था, यहाँ पर क्या रहेगा, हाँ वेक्टर फॉर्म में रहेगा, पोजीशन वेक्टर दिल रहेगा। और ये जो सी पॉइंट है, ये सी जो पॉइंट है वो डॉट 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 बढ़ाने के बाद आ रहा है, ये बी को डॉट डॉट बढ़ा रहा है इमेजिनरी लाइन से, तब आपको सी आ रहा है। ऐसा आ रहा है, देखिए सी, ये देखिए सी जो है वो ए बी को कितना रेशियो में बांट रहा है, अभी भी एम रेशियो में बांट रहा है, लेकिन ये सी जो है वो अभी इंटरनली नहीं बांट रहा है, एक्सटर्नली बांट रहा है। इंटरनली एक्सटर्नली का मतलब इसको डॉट डॉट इमेजिनरी लाइन से बढ़ाने के बाद वो पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वही वाला चीज़ यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। पोजीशन वेक्टर पी डॉट भी और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कितना दिल है बाबू, वेक्टर ए, इसका मतलब ओ ए वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 10 बार आज बोल दिए हैं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर होता है ओ ए वेक्टर। और एंड पोजीशन वेक्टर बी का कितना पता है बाबू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी बराबर वेक्टर बी का मतलब ओ बी वेक्टर, ये वाला पता है, ये दोनों पता है। और एंड लिखेंगे पॉइंट जो सी है डिवाइड्स, पॉइंट सी बांट रहा है, ए बी को बांट रहा है, इंटरनली नहीं बांट रहा है, ये एक्सटर्नली बांट रहा है। इंटरनली एक्सटर्नली पहले ही जानते होंगे, एक्सटर्नली इन कितना रेशियो में बांट रहा है बाबू, एम रेशियो एन। तो एम रेशियो एन का मतलब समझाते हैं, पहले तो समझाया हुआ ये है, यहाँ आगे ए लिखल है और यहाँ आगे रेशियो कौन लिखल है, एम। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से सी का ये जो रेशियो दिल है कितना दिल है, एम दिया हुआ है, और बाद में बी लिखल है, और बाद में वहाँ कितना लिखल है, एन। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद वाला बी से इसका रेशियो अनुपात कितना दिल है, एम। माने ई वाला यहाँ से यहाँ तक अनुपात एम है, ई वाला, और ई वाला बाबू रेशियो एन है। ओके, हाँ। तो देयरफॉर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माने ओसी वेक्टर। तो ओसी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, ओसी वेक्टर लॉजिक सेम है। देखिए इधर वाला जो रेशियो है ना बाबू, देखिए लॉजिक सेम है, इधर वाला जो रेशियो है वो एन में ए से गुना होगा, देखिए ये वाला रेशियो एम है बाबू यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला रेशियो, तो ई वाला जो रेशियो अपने अपोजिट से गुना होगा, तो एन में
ए से गुना होगा और एम में फिर किससे गुना होगा, बी से। तो एम में बी से गुना होगा, लेकिन और इधर वाला रेशियो में इसका जस्ट अपोजिट से गुना होगा, एन में ए से, लेकिन जादू क्या होगा, बीच में खाली यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बटा में फिर एम माइनस एन हो जाएगा। ये काम कर दीजिएगा तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एक्सटर्नल फॉर्म में, जब एक्सटर्नली बांटेगा तब। सेम कोऑर्डिनेट वाला है, लेकिन अंतर क्या है, वहां पर खाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहता था, यहाँ पर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर लिखिए होना चाहिए, समझ रहे ना। हाँ, जो बच्चे शामिल नहीं ले पाएंगे वो आपका पास कोई भी बुक होगा, उससे आपको क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज का बनाएगा, अभी पहला ही एक्सरसाइज का हम काम किए हैं, ठीक है, दूसरा नहीं, दूसरा में डॉट प्रोडक्ट सबका रहता है, पहला भी ये फंडामेंटल रहता है, ठीक है। देखिए, तो अगर ये दो वेक्टर आपको पता है बाबू, दोनों वेक्टर को जोड़ना है, कंपोनेंट के फॉर्म पता है जे के फॉर्म में, तो लॉजिक क्या है बाबू कि आई वाला आई के साथ जुड़ता है, तो आई कॉमन निकल जाएगा, ये जानते होंगे आप लोग, फिजिक्स वुजिक्स थोड़ा मोड़ा पढ़वे किए होंगे। आई कॉमन निकालेंगे तो a1 प्लस a2, और यहाँ जे कॉमन निकाल लेंगे दोनों में तो b1 प्लस b2, और यहाँ के कॉमन निकाल लेंगे बाबू तो c1 प्लस c2। माने दो वेक्टर आपको जोड़ना है तो आई वाला आई, जे वाला जे, के वाला के साथ जोड़ देंगे, आता था पहले से। हाँ, और एंड दो वेक्टर को घटाना रहेगा तब बाबू, दो वेक्टर घटाना है तो करस्पॉन्डिंग को घटा देंगे बाबू, तो हाँ a1 माइनस a2, और जे यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे b1 माइनस b2, और प्लस के कॉमन निकाल लेंगे तो c1 माइनस c2, ये आपको ओके। अब अगर मान लेते हैं लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा इज इफ लैम्डा इज एनी स्केलर, स्केलर मतलब समझते हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू 10 20 50 100 एनीथिंग, लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा बाबू कोई स्केलर है तो देन अगर लैम्डा में कोई वेक्टर से गुना होगा, तो अगर किसी वेक्टर में अगर कोई स्केलर से गुना कीजिएगा ना तो सब जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, आई में भी, जे में भी और के में भी, तो सब में गुना हो जाएगा। लैम्डा a1 आई प्लस लैम्डा b1 जे और लैम्डा c1 के, मतलब कोई वेक्टर में स्केलर से गुना कीजिएगा तो सब जगह गुना हो जाएगा, एक आध जगह नहीं होगा। ओके, ये सब क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, थ्योरी छपवा नहीं रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स में काम आएगा। मैथ में जितना भी थ्योरी पढ़े हैं उसका एक ही मकसद है भैया, क्वेश्चन को पकड़ लेना, क्वेश्चन बनाना, ठीक है, अनर्गल चीज नहीं लिखवा रहे हैं। और तीसरा नंबर, रुक जाइएगा, अभी पढ़ना है 3D में, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेगा पहले एक्सरसाइज में। अगर आपको ये वेक्टर पता है, एक मिनट बाबू, अगर ये वेक्टर आपको पता है, वेक्टर ए, ये आपको a1 आई और प्लस b1 जे प्लस c1 के, तो इसका आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ये पढ़ाएंगे 3D में, 3D में एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। देखिए अभी एक बैच में 3D पढ़ाई हो रहा है, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं तो संतुष्टि हो जाएगा, ठीक है, संतुष्टि हो जाएगा आपका। हाँ देखिए डायरेक्शन रेशियो, इफ ए बी सी आर 3 नंबर बीच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ देखिए डायरेक्शन कोसाइन का ये प्रूफ है, अल्फा बीटा गामा कॉस अल्फा कॉस, तो ये पढ़ना है 3D, देखिए 3D लिखल है ना, लेकिन यहाँ पर वेक्टर में बहुत बेसिकली यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जोड़, तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो 3 डायमेंशन में पढ़ना है। अभी एक बैच में पढ़ाई हो रहा है इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी आपको वेक्टर में बहुत बेसिक फंडामेंटल जाना है। देखिए डायरेक्शन रेशियो और PQ, ठीक है, ये x2 माइनस x1, ये आपको 3D का कंसेप्ट है, वेक्टर का नहीं है। देखिए तो यहाँ पर बाबू आपको अगर कोई वेक्टर पता है, आपको ये बता रहे हैं, अगर ये कोई वेक्टर पता है तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट बाबू डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये जानकारी हम लोग कहाँ लेंगे, ये जानकारी लेंगे 3D में। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए, ये होगा बाबू आई का कोफिशिएंट a1, जे का कोफिशिएंट b1 और सी का के का कोफिशिएंट c1। इसको क्या बोलते हैं बाबू, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में ऐसे लिखा रहेगा D.R'(S), इसको पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज। D मतलब डायरेक्शन, R मतलब रेशियो और S लगा हुआ है 3 गो इसलिए डायरेक्शन रेशियोज।